बरखा को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी अजीत लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ गीता फिर उन लोहे के औजार और बर्तनों को गांव-गांव में बेच कर आती थी। वे लोग बिल्डिंग के पीछे झुग्गी डालकर रहते थे। बरखा क्या कर रही है? कुछ खाने को बनाया है या नहीं? गली गली घूमकर भूख से आंतड़ियां सिकुड़ गई हैं। लो माँ, देखो ना, आज मैंने कुछ नया बनाया है। अरे, तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? माँ, ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है। अरे बरखा बिटिया, जितना तू खाने पर ध्यान देती है कुछ काम पर भी दिया कर। अरे जब देखो कुछ न कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी करना है, कुछ घर के काम भी सीख ले। शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर भट्टी गर्म कर, लोहा पीटना है। गीता, हमारी बेटी बहुत ही गुणवती है, हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं, रोज इतना अच्छा बनाकर खाएंगे तो कहाँ से आएगा। चिंता क्यों करते हो जी? सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। देख, मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी बरखा जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम झुग्गी में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसे ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी गीता की तबीयत खराब हो जाती थी तो बरखा भी कुछ औजार बेचने के लिए सड़क पर बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहां अर्पित मिला। अरे बरखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये खुरपे, दरात, हंसिया बेच रही हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर क्या हुआ? यहाँ ये सब क्यों? ये हमारा पेशा है अर्पित। मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों में वैसे भी लड़कियां नहीं पढ़ाई जाती। अरे यही हमारा देश पीछे रह गया बरखा। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यहाँ बिल्डिंग के पीछे ही हमारी झुग्गी है। अच्छा, अभी चलता हूँ, आऊंगा कभी। कुछ दिनों बाद अजीत को लकवा मार गया। उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी गीता क्या करे? अब औजार कौन बनाए, कौन हथौड़ा चलाए? बरखा की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, मुझे जहर दे दो। ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? जो जमा है सोचा था बरखा की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा। बरखा उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वह उनके पास आकर बोली, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना। आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं और माँ है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। वह बाहर बैठी सोच ही रही थी, तभी कोई गाड़ी वाला झुग्गी के सामने चाय का कुल्हड़ फेंक कर चला गया। बरखा ने वह कुल्हड़ उठाया और गाड़ी वाले पर चिल्लाने लगी, अगर इस कुल्हड़ से किसी को चोट लग जाती तो। लेकिन गाड़ी वाला तो जा चुका था। फिर बरखा कुल्हड़ को देखकर सोचती रही, क्यों ना हम भी कुल्हड़ वाली चाय बनाकर बेचना शुरू कर दें। वैसे भी यहाँ से बहुत सी बड़े लोगों की गाड़ियाँ गुजरती हैं। माँ, जब तक पिताजी अच्छे नहीं हो जाते मैं झुग्गी के बाहर कुल्हड़ वाली चाय बनाकर बेचूंगी। बरखा, कोई क्या कहेगा? औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है, तो भट्टी पर ही बना लिया कर। गीता से कुछ पैसे लेकर वह कुल्हड़ ले आई। बरखा ने चाय बनानी शुरू कर दी। वैसे भी उसे नई नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक था। वह धीरे धीरे चाय के साथ अलग अलग तरह की मठरी, कई तरह के स्नैक्स बनाकर बेचने लगी। लोग उसे पहचानने लगे और उसकी दुकानदारी बढ़ने लगी। सब उसकी चाय की तारीफ करते कि चाय तो बस बरखा के हाथ की ही अच्छी लगती है। एक दिन अर्पित ने उधर से गुजरते हुए सोचा कि बरखा से मिल ले। अर्पित, तुम आओ, मैं तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। बरखा,
क्या तुमने अब पुराना काम छोड़ दिया है? हाँ अर्पित, पिताजी को लकवा मार गया है। उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जो हमारा काम था वो पिताजी ही करते थे, इसलिए मैंने ये स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय बेचनी शुरू की है। बरखा, तुम इन कुल्हड़ में पिज्जा बनाकर भी बेच सकती हो। जानती हो, आजकल पिज्जा को लोग बहुत पसंद करते हैं। पिज्जा तो सुना था, लेकिन ये कुल्हड़ पिज्जा? हाँ बरखा, कुल्हड़ पिज्जा। ये कम लागत और कम मेहनत में बन जाता है, और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार बनाकर देखो, चाय से भी ज्यादा कमाने लगोगी। क्या तुम मुझे इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम्हें मुझे अपने हाथों की बनी चाय पिलानी पड़ेगी। पिताजी देखो, आज मैंने कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं बरखा, तू भी क्या नई नई चीजें बनाती रहती है। माँ खा कर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी, अब मैं चाय की जगह कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह अर्पित ने दी। ये अर्पित कौन है बेटा? माँ, अर्पित स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब बरखा चाय की जगह कुल्हड़ पिज्जा बनाने लगी। जो एक बार उसके यहाँ कुल्हड़ पिज्जा खा लेता, वह अपने आसपास के सब लोगों से उसकी तारीफ करता। बरखा के पास दूर दूर से लोग कुल्हड़ पिज्जा खाने आने लगे। उसके पिज्जा की तारीफ होटलों तक जाने लगी, और एक दिन एक होटल मालिक ने उससे आकर कहा, क्या तुम हमारे यहाँ काम कर सकती हो? उसके बदले में मैं तुम्हें 30,000 रुपये महीने दूंगा, और बाकी सैलरी तुम्हारी कुल्हड़ पिज्जा की बिक्री तय करेगी। 30,000 रुपये तो जिंदगी में कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। बरखा ने अपनी माँ और पिताजी से पूछा तो उन्होंने इजाज़त दे दी। बरखा बहुत खुश थी। उसने होटल में कुल्हड़ पिज्ज़ा बनाने का काम शुरू किया। एक नए स्वाद के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। अब उसे कई पिज़्ज़ा हट और रेस्टोरेंट से भी कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने के ऑफ़र आने लगे। सबसे पहले वह अजीत को शहर के बड़े अस्पताल में लेकर गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ महंगी होंगी। कोई बात नहीं सर, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। आप दवाइयाँ लिख दीजिए। माँ, इस कुल्हड़ पिज्जा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। मैं औरों के लिए नौकरी करूँ, इससे अच्छा है कि मैं अपना ही पिज्जा हट बनाऊँ और उसमें जो बचत हो मेरी ही हो। ठीक है बरखा, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। बरखा ने अपना कुल्हड़ पिज्जा हट खोला और वह दिन रात तरक्की करने लगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, बरखा ने सबसे पहले अपने लिए एक मकान खरीदा। अब वह झुग्गी वाली बरखा नहीं, कोठी वाली बरखा थी। अब उसने शहर में अलग अलग कई जगह अपना कुल्हड़ पिज्जा बेचने का काम शुरू कर दिया था। बरखा, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक जाओगी। अर्पित, मुझे इस काबिल बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा, तुम जुग जुग जियो। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों मिलकर कुल्हड़ पिज्जा का काम करने लगे।